हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जावा के अंदर आईआईबी क्या होता है। अगर आपने पहले टर्म सुनी होगी आईआईबी, तो मे भी आपको इसका थोड़ा सा रेफरेंस हो। अगर नहीं है तो मैं आपको ये पूरा स्टार्टिंग से बताता हूँ। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है हमारा आईआईबी। सो आईआईबी की आपकी फुल फॉर्म होती है इंस्टेंस इनिशियलाइजेशन ब्लॉक। क्या फुल फॉर्म होती है आईआईबी की? इंस्टेंस इनिशियलाइजेशन ब्लॉक। ठीक है। ये क्यों यूज होता है? आपने अपने प्रोग्राम के अंदर जितने भी इंस्टेंस वेरिएबल बनाए होंगे, वो सारे वेरिएबल्स आप इस ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर कर सकते हो, इसलिए ये फीचर इंट्रोड्यूस हुआ है। तो अगर मैं इंस्टेंस वेरिएबल, जितने भी मेरे प्रोग्राम में इंस्टेंस वेरिएबल है, मैं अगर उन सबको इस ब्लॉक के अंदर डालूं तो उससे क्या होगा? बेटर रीडेबिलिटी ऑफ कोड मिलेगी। कोई भी डेवलपर अगर आपका कोड देखेगा तो उसको एक बार में समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये सारे वेरिएबल्स यूज किए हैं, और वो फिर ट्रेस करके पता लगा पाएगा कि किस वेरिएबल का क्या काम है, आपके कोड को गो थ्रू करके। ठीक है। तो आईआईबी जो होता है आपको बेटर कोड रीडेबिलिटी प्रोवाइड कराता है, इसलिए आप इसको यूज करते हैं। और क्यों यूज किया जाता है? जितने भी आपके इंस्टेंस वेरिएबल हैं जावा प्रोग्राम के अंदर, वो सारे आप इसके अंदर डिक्लेयर करोगे तो सारे आपके एक ब्लॉक के अंदर रहेंगे, तो आपको बेटर रीडेबिलिटी ऑफ कोड मिलेगी, इसलिए आईआईबी यूज किया जाता है। तो आईआईबी को एग्जीक्यूट कैसे करोगे? जब भी आप अपने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो आपका आईआईबी जो है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है। मतलब ये भी जस्ट लाइक कंस्ट्रक्टर है, ये भी जब आप अपने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो आपका ये एग्जीक्यूट हो जाएगा आईआईबी। और क्या होगा आईआईबी में? जितने भी आपके इंस्टेंस वेरिएबल है वो सारे आपके एक जगह पे रहेंगे, तो आप उनको एक साथ इनिशियलाइज कर सकते हो, इसलिए आपका आईआईबी यूज होता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इसको हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। तो चलते हैं हमारी क्लिप्स पे, और ये सारी वीडियोस हम, सॉरी, ये सारे कोड्स हम हटा देते हैं यहाँ से, इसको भी हटा देते हैं, और कर्ली ब्रेसेस। तो ये बन गया हमारा क्लास विद मेन मेथड। अब अगर आपको आईआईबी डिक्लेयर करना है, मतलब अगर आपको आईआईबी ब्लॉक अपने प्रोग्राम के अंदर डिक्लेयर करना है, तो उसके लिए आपको क्लास के अंदर बट आउटसाइड ऑल मेथड्स, ठीक है, क्लास के अंदर बट आउटसाइड ऑल मेथड, आपको जस्ट दो कर्ली ब्रेसेस लगाने हैं। ये बन गया आपका आईआईबी। क्या बन गया? ये आपका आईआईबी। ये आपका डिक्लेयर हो गया आईआईबी। आईआईबी डिक्लेयर। ठीक है। तो हमने देखा कि हम इसको किस तरह से डिक्लेयर करते हैं। अब अगर आपको वेरिएबल्स, अब आईआईबी का मतलब क्या है? इंस्टेंस इनिशियलाइजेशन ब्लॉक। मतलब आप जो भी अपने वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल जो भी आप अपने प्रोग्राम में यूज करोगे, आप उनको यहाँ पे एक साथ इनिशियलाइज कर सकते हो। तो सपोज अगर मैं अपने प्रोग्राम के अंदर कोई भी वेरिएबल यूज करता हूँ, लेट्स से मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ इंट आई, और आपने इंट आई लिख दिया, ठीक है। अब अगर आपको इसको कोई भी एक इनिशियल वैल्यू देनी है तो आप यहाँ पे दे दो, जैसे मैं देता हूँ आई इक्वल टू 20। तो ये हो गया आपका वैल्यू यहाँ पे इनिशियलाइज। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे कोई भी एक नया वेरिएबल लेते हो इंट के, अगर अगर इसकी हमें पता है कि अगर हम इंस्टेंस वेरिएबल को कोई भी वैल्यू नहीं देंगे तो कंपाइलर बाय डिफॉल्ट उनको वैल्यू असाइन कर देगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर डाटा टाइप। तो अगर मैं यहाँ पे इंट के को कोई भी वैल्यू नहीं देता, तो मुझे पता है बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी, क्योंकि इंटीजर टाइप का है, तो कंपाइलर इसको जीरो देगा। अगर आपने ये वीडियो, अगर आपको इसके बारे में कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, वहां पे मैंने इसको काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो अब अगर आपको यहाँ पे भी इसकी कोई एक इनिशियल वैल्यू देनी है, लेट्स से 1 देते हैं, तो आप वो इसके अंदर दे सकते हो। अब इससे होगा क्या? अब अगर मैं अपने प्रोग्राम में 10 जगह वेरिएबल डिफाइन करूं, ठीक है, तो मेरे को जब भी मैं कोड, कोई भी डेवलपर अगर आपका कोड देखेगा तो उसको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बट क्योंकि आपने यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल सारे यहाँ पे डिक्लेयर करके उनको यहीं पे इनिशियलाइज करा दिया, ठीक है, सारे वेरिएबल्स को, तो जितने भी आपके वेरिएबल्स हैं इंस्टेंस वेरिएबल, वो सारे आपके इसकी एक ही जगह पे हैं, तो आपको कोड रीडेबिलिटी जो होगी इससे बेटर होगी। तो इसलिए जस्ट इसका यूज किया जाता है। तो ये तो हमने देखा कि किस तरह से आप आईआईबी डिक्लेयर करते हो और कैसे आप वेरिएबल्स को जो है इनिशियलाइज करा सकते हो। लेकिन अंदर वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकते हो। आप इस तरह से इंट सी इक्वल टू 10 लिख लो, आप इंट डी इक्वल टू 20 लिख लो, कोई इशू नहीं है।
मेन इसका जो रीजन होता है वो यही है कि आप जो है ये आपको जो है बेटर रीडेबिलिटी ऑफ कोड देगा। ठीक है। तो अच्छा, एक चीज यहाँ पे आपने आईआईबी के अंदर इंट सी इक्वल टू 10 और डी इक्वल टू 20 तो लिख दिया, बट सोच के बताओ क्या ये इंस्टेंस वेरिएबल रहे अब या ये लोकल वेरिएबल बन गया? क्योंकि आईआईबी तो हम इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए यूज करते हैं। तो अब आपने यहाँ पे इंट सी इक्वल टू 10 और डी इक्वल टू 20 लिख दिया, मतलब आपने वेरिएबल को डिक्लेयर भी यहीं पे किया इस ब्लॉक के अंदर और इनिशियलाइज भी इसी के अंदर करा दिया। तो अब क्या ये आपके इंस्टेंस वेरिएबल रहे या फिर ये लोकल वेरिएबल बन गए? अगर ये मेरे इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं तब तो मैं इनको अपने प्रोग्राम में कहीं भी एक्सेस कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इंस्टेंस वेरिएबल जो होता है आपका वो क्लास के बाहर, क्लास के अंदर बट आउटसाइड ऑल मेथड होता है। तो इंस्टेंस वेरिएबल को आप थ्रू आउट द क्लास आप या किसी भी मेथड के अंदर आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, किसी भी मेथड के अंदर आप यूज कर सकते हो सेम क्लास के अंदर। कहने का मतलब मैं इसको, इस आई वेरिएबल को अपने प्रोग्राम में कहीं भी यूज कर सकता हूँ, बट लोकल वेरिएबल को मैं एक पर्टिकुलर ब्लॉक के बाहर में यूज नहीं कर सकता। तो क्या मैं इसको यूज कर सकता हूँ? ये तो मेरा इंस्टेंस है, तो इसका आंसर है यस, आप इसको कर पाओगे। अब सेम चीज सोचो, सॉरी, ऐप आएगा यहाँ पे ऐप डॉट आई, और क्योंकि आपने यहाँ पे किया है सो आपको इसको एक वेरिएबल के अंदर भी लेना पड़ेगा। इंट पी इक्वल टू ऐप डॉट आई ले लेते हैं। ठीक है। अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू प्रिंट करा देते हैं, सिस आउट पी। अब इसके लिए सोच के बताओ, सी और डी के लिए क्या मैं इसको मेन मेथड के अंदर यूज कर सकता हूँ? अगर ये मेरा इंस्टेंस वेरिएबल रहा होगा जब तो आप इसको यूज कर सकते हो, बट अगर ये लोकल बन गया होगा तो इस ब्लॉक के बाहर आप इसको यूज नहीं कर सकते। तो आप ये कह सकते हो कि वेरिएबल तो मेरा क्लास के अंदर बट आउटसाइड ऑल मेथड है, तो ये होना तो चाहिए इंस्टेंस, बट एक्चुअल में ये आपने लोकल वेरिएबल बना दिए। इंट सी और डी की बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपने इसको इस ब्लॉक के अंदर ही डिक्लेयर किया और इस ब्लॉक के अंदर ही इनिशियलाइज करा दिया। अब अगर आप इसको एक्सेस करना चाहोगे तो आप नहीं कर पाओगे। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऐप डॉट सी, सॉरी ऐप डॉट सी, तो देखो मेरे को यहाँ पे सजेशन में नहीं आ रहा है। ऐसे ही अगर मैं ऐप डॉट डी लिखूं तो भी मुझे नहीं दे रहा। तो ये आपका बन गया है लोकल वेरिएबल। तो इसीलिए कभी भी अगर आपको इंस्टेंस वेरिएबल आईआईबी यूज करते हो और आपको अगर वेरिएबल इंस्टेंस बनाना है तो उसको डिक्लेयर आईआईबी से बाहर करो और उसकी वैल्यू को आप आईआईबी के अंदर इनिशियलाइज करो। ठीक है। तब भी काम करेगा वो ऐसे आपका इंस्टेंस वेरिएबल। अगर आप उसको आईआईबी के अंदर ही, जैसे लाइन नंबर 9 पे है जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, अगर आप इसे आईआईबी के अंदर ही डिक्लेयर भी करते हो और इनिशियलाइज भी करते हो तो आपका लोकल वेरिएबल बन जाता है। ठीक है। तो इस पॉइंट को हमेशा याद रखना, ये बहुत फ्रिक्वेंटली आपके इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो चलिए अभी तो हम लोकल वेरिएबल से काम कर नहीं रहे तो हम इसको हटा देते हैं, और ये बन गया मेरा आईआईबी। तो अब यहाँ पे हो गया मेरा आईआईबी। अब चलिए हम अपना एग्जाम्पल देखते हैं। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, एग्जाम्पल्स के लिए हम इन वेरिएबल्स को हटा देते हैं और मैं इसके अंदर एक सिस आउट स्टेटमेंट डाल देता हूँ, लाइक IIB1। और अब मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर भी बना देता हूँ, ऐप1 फ्रॉम, और इसके अंदर हम एक सिस आउट स्टेटमेंट डाल देते हैं, सिस आउट फ्रॉम कंस्ट्रक्टर 1। अब आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी बना दिया। अब आप सोचो कि सबसे पहले आपका आईआईबी कॉल होगा या फिर आपका सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, क्योंकि दोनों ही ऑब्जेक्ट क्रिएशन पे ही कॉल होते हैं। तो क्या मेरा आईआईबी पहले एग्जीक्यूट होगा या फिर मेरा कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा? तो इसका आंसर ये है, आपका सबसे पहले आईआईबी कॉल होगा फिर आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो चलिए देखते हैं। अब आप देखो यहाँ पे सबसे पहले आपका आईआईबी एग्जीक्यूट हुआ, आपको यहाँ पे दिख गया IIB1, फिर आपका कंस्ट्रक्टर प्रिंट हुआ, तो यहाँ पे आपका प्रिंट हो गया फ्रॉम कंस्ट्रक्टर 1। तो हमेशा इस रूल को याद रखना कि आईआईबी और कंस्ट्रक्टर में सबसे पहले आपका आईआईबी कॉल होगा फिर कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। बट ऐसा क्यों? आईआईबी सबसे पहले कॉल क्यों होगा, कंस्ट्रक्टर क्यों नहीं कॉल होगा? चलो रीजन बताते हैं। सपोज करो आपने आईआईबी के अंदर एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर रखा है, लेट्स से k इक्वल टू 20। ठीक।
और आप इस वेरिएबल को कहीं अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर यूज कर रहे हो। तो जैसे मैं प्रिंटिंग के लिए यूज करूं अगर, हम इसको थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं, ठीक है। आप अब आप जो है इस वेरिएबल को जो है यूज भी कर रहे हो कहीं भी अपने प्रोग्राम के अंदर। अगर आपका पहले कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा और आपके वेरिएबल जो है उसके डिक्लेयर तो आपने आईआईबी के अंदर कर रखा है, तो अगर कंस्ट्रक्टर पहले कॉल हो गया और आईआईबी बाद में कॉल हुआ, तो ये के की जो है वो डिफॉल्ट वैल्यू उठा लेगा ना। जो उसकी एक्चुअल वैल्यू आपने इनिशियलाइज की है वो तो कभी कंस्ट्रक्टर को मिलेगी ही नहीं, क्योंकि कंस्ट्रक्टर पहले से चालू हो गया और आपका आईआईबी बाद में चालू हुआ। तो जब आपका आईआईबी बाद में कॉल हुआ तो वेरिएबल जो है वो तो आपका कभी भी इनिशियलाइज हुआ ही नहीं उसके एक्चुअल वैल्यू से जो कि आपने उसे प्रोवाइड की है। वो तो कंपाइलर की डिफॉल्ट वैल्यू उठा लेगा, क्योंकि वेरिएबल जो है आपका इनिशियलाइज नहीं हुआ अगर आपका कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होता है तो इसी वजह से आपका पहले आईआईबी ही कॉल होता है। अब सपोज करो, अगर ये मैंने एक एग्जांपल लिया, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं के की वैल्यू प्रिंट करा रहा हूँ। अगर आपका कंस्ट्रक्टर पहले कॉल हो जाता और आईआईबी बाद में कॉल होगा, तो कंस्ट्रक्टर जब पहले कॉल होगा तो क्या होगा, के की वैल्यू जो मैंने 20 डिक्लेयर कर रखी है आईआईबी के अंदर, वो तो कभी इसको मिलेगी ही नहीं, क्योंकि ये तो पहले चल गया। तो जब ये पहले चल गया तो ये क्या करेगा, ये तो इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो कि 0 होगी वो प्रिंट करा देगा। तो आपका तो प्रोग्राम गलत हो गया ना। इसीलिए हमेशा पहले आपका आईआईबी कॉल होगा और फिर आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ताकि अगर आपने अपने आईआईबी के अंदर कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रखे हैं तो पहले उन वेरिएबल की वैल्यू इनिशियलाइज हो जाए, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना वो वेरिएबल आप अपने कंस्ट्रक्टर में कहीं ना कहीं यूज कर रहे हो। तो जब उनकी वैल्यू डिक्लेयर ही नहीं होगी तो आप उन्हें अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर यूज करोगे तो वो तो बाई डिफॉल्ट वैल्यू उठा लेगा। इसी वजह से सबसे पहले आपका आईआईबी यूज होता है ताकि आपके वेरिएबल सारे इनिशियलाइज हो जाए। फिर आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है ताकि अगर वो वेरिएबल आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर यूज कर रहे हो तो आपको उसकी वही वैल्यू मिले जो कि आपने डिक्लेयर की है। तो इस यही रीजन है कि आपका पहले आईआईबी कॉल होता है फिर कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। ये भी मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन होता है आपका इंटरव्यू के अंदर, सो आप इस पॉइंट को याद रखना। तो ये तो हमने देखा कि आईआईबी और कंस्ट्रक्टर के बीच केस। क्या मैं अपने कोड के अंदर मल्टीपल आईआईबी बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकते हो। आप जितने चाहो आप उतने आईआईबी अपने कोड के अंदर बना सकते हो। तो ये हमने बना दिए आईआईबी आपके, ठीक है। और इनके अंदर एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट डाल देता हूँ, आईआईबी टू। अच्छा, यहाँ मैंने ब्रेसेस लगाना भूल गया मैं, क्या आउटसाइड लिखे हैं, सॉरी। सो इसको हम डाल देते हैं इस आईआईबी के अंदर और फिर हम यहाँ पे इसको डाल देते हैं इसके अंदर। अब हम यहाँ पे मल्टीपल कंस्ट्रक्टर भी बना लेते हैं। क्या मैं मल्टीपल कंस्ट्रक्टर बना पाऊंगा? एक क्लास में एक ही डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर रहता है, तो आप मल्टीपल कंस्ट्रक्टर नहीं बना सकते। डिफॉल्ट वाले पैरामेट्रिक कंस्ट्रक्टर आप जितने चाहो उतने बना सकते हो, बस ये ध्यान रखना कि उनका जो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट और टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट है कंस्ट्रक्टर के अंदर जो आप दे रहे हो वो डिफरेंट होनी चाहिए। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो आप मेरी कंस्ट्रक्टर की वीडियो देख सकते हो, पार्ट 1 वाली, उसके अंदर मैंने इसको काफी अच्छे से डिफाइन कर रखा है। बट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपका हमेशा क्लास में एक ही होगा, पैरामीटर कितने भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे मल्टीपल एस आई बी सॉरी मल्टीपल आई आई बी बना दिए और यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर कर दिया। अब मैंने आपको बोला था कि आप जितने बार ऑब्जेक्ट बनाओगे उतने बार आपका आईआईबी कॉल होगा और उतने बार ही आपका कंस्ट्रक्टर भी कॉल होगा। तो चलिए देखते हैं मैंने यहाँ पे क्या किया। मैं यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट बना दिए। तो अब आप देखना, आपका आईआईबी 3 बार कॉल होगा, एसआई और जो आपका कंस्ट्रक्टर है वो भी 3 बार कॉल होगा। मतलब आईआईबी 1 की स्टेटमेंट आपको 3 बार मिलेगी, आईआईबी 2 की भी 3 बार मिलेगी और आईआईबी 3 की भी 3 बार मिलेगी और इस कंस्ट्रक्टर 1 की भी 3 बार मिलेगी, ठीक है। तो चलिए चलाते हैं इसको। अब आप देखो यहाँ पे इसने क्या किया, आईआईबी 1 एग्जीक्यूट किया, आईआईबी 2 एग्जीक्यूट किया, फिर आईआईबी, फिर आपका कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हुआ। मैंने यहाँ पे के प्रिंट करा रखा था, के की वैल्यू 20 है और फ्रॉम कंस्ट्रक्टर 1 प्रिंट किया। फिर उसने देखा अच्छा एक ऑब्जेक्ट और बना हुआ है तो चलो दोबारा प्रिंट कराते हैं, तो आईआईबी 1 भी कॉल हुआ, आईआईबी 2 कॉल हो गया, फिर आईआईबी 3 कॉल हो गया, फिर आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। फिर आपने तीसरा ऑब्जेक्ट भी बना रखा है तो दोबारा आपका आईआईबी 1 प्रिंट हुआ, 2 प्रिंट हुआ, 3 प्रिंट हुआ, फिर 20 प्रिंट हो गया। एक चीज यहाँ पे देखना, जिस सीक्वेंस में आपने आईआईबी डिफाइन कर रखे हैं उसी सीक्वेंस में आपका आईआईबी यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आईआईबी 2 वाला ये वाला ब्लॉक पहले ही चल गया
और जिसके अंदर मैंने IIB1 वाला लिखा है, IIB1 लिखा है, वो आपका बाद में चलता है। ऐसा नहीं होता। जिस सीक्वेंस में आपने IIB को डिफाइन किया है, उसी सीक्वेंस में आपका IIB एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट्स को आप याद रखना। आई होप मैं यहाँ तक क्लियर होगा। तब हमने देखा यहाँ पे कि IIB जो होता है आपका कंस्ट्रक्टर के साथ, जब आप इसको यूज करते हो तो पहले आपका IIB चलता है, फिर आपका कंस्ट्रक्टर चलता है। अगर आप मल्टीपल IIB यूज करते हो तो आपका उसी सीक्वेंस में IIB चलेगा जिस सीक्वेंस में आपने उसको डिक्लेयर करा रखा है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज बताओ, तो ये तो मैंने समझ लिया कि IIB और कंस्ट्रक्टर के केस में मेरा सबसे पहले IIB चलता है, फिर कंस्ट्रक्टर चलता है। अब अगर मैं मेन मेथड रखूं फ्रॉम मेन, तो क्या होगा? मेरा सबसे पहले मेन मेथड चलेगा या IIB चलेगा? सोच के बताओ। इसका रीजन ये है कि सबसे पहले आपका मेन मेथड ही चलेगा। जे आप जब भी अपने प्रोग्राम को रन करते हो तो JVM सबसे पहले आपका मेन मेथड को कॉल करता है, और मेन मेथड के अंदर आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स बना रखे हैं, राइट? तो जब आप मेन मेथड का आपका कॉल ही नहीं हुआ तो ये ऑब्जेक्ट तो कभी क्रिएट ही नहीं होंगे, तो आपका ना IIB चलेगा ना कंस्ट्रक्टर चलेगा। तो हमेशा जावा प्रोग्राम में आपका पहले मेन मेथड चलेगा। देखो, फ्रॉम मेन, फिर आपने मेन के अंदर ऑब्जेक्ट बना रखे हैं तीनों, तो जावा ने क्या किया, तीन ऑब्जेक्ट देखे तो उसने 3 बार IIB को चला दिया और कंस्ट्रक्टर को चला दिया। ठीक है, तो इस रूल को हमेशा याद रखना कि IIB कंस्ट्रक्टर मेथड और मेन मेथड में सबसे पहले आपका मेन मेथड चलेगा। हमेशा आपका जावा प्रोग्राम में मेन मेथड चलेगा, फिर सेकंड नंबर पे आपका IIB चलेगा। ठीक है, अभी क्योंकि हमने IIB की बात की है इसलिए अभी SIB भी आएगा तो वहां पे थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। तो अभी के लिए सबसे पहले मेन मेथड चलेगा, फिर आपका IIB चलेगा, फिर आपका कंस्ट्रक्टर चलेगा, फिर आपने जो भी मेथड बनाए हैं, जो भी अपने इंस्टेंस मेथड बनाए होंगे, वो आपका चलेगा। ठीक है, इस पॉइंट को हमेशा याद रखना। तो इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि SIB क्या होता है जावा के अंदर और क्यों आप उसको यूज करते हो SIB को। अच्छा, एक चीज SIB, नेक्स्ट वीडियो पे जाने से पहले एक चीज, क्या मैं IIB के अंदर खाली इंस्टेंस वेरिएबल ही कोई रख सकता हूँ? क्या मैं स्टैटिक वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकते हो। अब यहाँ पे लिख दो स्टैटिक ओ इक्वल, स्टैटिक ओड लिख दो इसको, और सर इसको टाइप दे दो एक, तो स्टैटिक इंट ओ, और अब आप यहाँ पे इसको डिक्लेयर कर दो लाइक ओ इक्वल टू 1000 तो आप डिक्लेयर कर पा रहे हो उसको, तो आप IIB के अंदर स्टैटिक वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो। मतलब IIB के अंदर आप स्टैटिक वेरिएबल को आप इनिशियलाइज कर सकते हो, डिक्लेयर नहीं, इनिशियलाइज कर सकते हो। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।